हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 15 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी के सुप्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है यह, जो लेखक ने जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में सन 1936 ईस्वी में वार्षिक सम्मेलन अधिक्षेपण भाषण के रूप में लिखा था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन में ही स्थगित कर दिया गया था। इस पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए केवल भावात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक व राजनीतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं के ठोस परिप्रेक्ष्य में जातिवाद और के समूल उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है। साथ ही लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना भी की है। यह विडंबना है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेखक ने श्रम विभाजन को सभ्य समाज के लिए आवश्यक माना है, लेकिन यह भी बताया है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में भी बांट देती है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण कर देती है, इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है। आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी उसके पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे किसी कार्य में कितना ही दक्ष क्यों ना हो व्यक्ति। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी और शोषण के साथ अरुचिपूर्ण कार्य करने की विवशता निरंतर गंभीर समस्या है। समाज में जाति प्रथा आर्थिक असहायता को भी पैदा करती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना डालती है। लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। भाई यहाँ पर लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है जहाँ की व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। उस समाज में इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वंचित नहीं रह पाएगा। परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होगा। समाज में सभी के हितों का सबका हिस्सा होगा। भाई समाज के हित में सभी का हिस्सा होगा और साथ ही लोगों को अपने हितों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क बना रहेगा। लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया है। लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है। हालांकि राजनेता का समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित अलग अलग व्यवहार संभव नहीं हो सकता, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ
व्यवहारिक और आवश्यक भी है। समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर का सार रूप में देखा, हमने चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ा और अब हम इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर को करते हैं भाई, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने चैप्टर को एक बार फिर से जाना और समझा। अब हम चैप्टर को प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है? भाई, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है? आंसर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क है। नंबर 1, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। नंबर 2, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। नंबर 3, भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। और अनुकूल परिस्थितियों में, विपत्ति की परिस्थितियों में यहाँ पर अपना प्रशिक्षण बदलने का कोई मौका नहीं मिलता, उससे बेरोजगारी और भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक ही रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर का क्या तर्क था? भाई, अगर उसे वो एक रूप मान लेता तो श्रमिक विभाजन भी हो जाता, भूखे मरने की नौबत भी आ जाती, पर वो एक रूप नहीं मानता क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन, श्रमिक विभाजन भी करती है और अस्वाभाविक विभाजन भी करती है। एक दूसरे भाई जो पैतृक प्रशिक्षण कार्य होता है वही लोगों को जाति प्रथा और श्रम विभाजन मनुष्य को करना पड़ता है और इससे उसे वो अपने पेशे को बदल नहीं सकता, चाहे उसमें कितनी ही ऊंच नीच आ जाए। प्रश्न नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बन रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। उससे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। भाई, उसे पैतृक जो पेशा होता है वही करने की अनुमति होती है, उसे अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, चाहे उसे उसमें कितना ही नुकसान लग जाए, अपर्याप्त हो और वो भूखे ही क्यों ना मर जाए, उससे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। भाई, आधुनिक युग में आज के समय में इस तरह की स्थिति आती ही रहती है क्योंकि उद्योग धंधे में नई नई तकनीकें आती रहती है, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। इसी कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा ना बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो अगर मनुष्य को अपनी पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो मनुष्य भुखमरी व बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। भाई, हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा फैला हुआ है उसमें पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, आज की स्थिति नहीं है, यह आज की स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार व शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं। पेशे संबंधी बंधन समाप्त
प्राय हैं। भाई आज के समय में सरकारी कानून, समाज सुधार और शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हो गए हैं और पेशे के संबंधी बंधन थे वो भी प्राय समाप्त होते जा रहे हैं। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। भाई आज के समय में जाति बाधक नहीं बनती पेशे के बदलने में। प्रश्न नंबर 3, लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? भाई भीमराव अंबेडकर जी के मत से दास्ता की क्या परिभाषा होती है? लेखक के मत से दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। भाई कानूनी पराधीनता ही दास्ता नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। भाई दास्ता की व्यापक परिभाषा है जो है वो है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। भाई लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानून की पराधीनता नहीं होती, वो क्या उसमें अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। दास्ता में इसका सीधा अर्थ होता है जकड़न। भाई जकड़ कर रखना। कर्तव्यों का जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया है कर्तव्य और पालन, उनको मजबूरी में आकर विवशता में आकर उनका पालन करना ही दास्ता कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता स्वाभाविक रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? भाई शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकारी की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? आंसर, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को ही एक व्यवहार्य सिद्धांत मानते हैं। मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। भाई अंबेडकर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर उसको मिले। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकारों के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, भाई वो ये मानते हैं कि अगर समाज में लोगों को अपने सदस्यों से अधिक उपयोगिता प्राप्त करनी है, समाज में जो सदस्य हैं उनसे उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार की उपलब्ध करवाने चाहिए। भाई अगर आपको लोगों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समान अवसर और समान व्यवहार की उपलब्ध करवाना होगा। राजनीतिज्ञ को भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राजनीतिज्ञ को, राजनेता को भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता को सिद्धांत की समानता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान के लिए समता का होना अनिवार्य है। भाई समाज के उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए समता का होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समता की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? आंसर, हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समता की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है।
जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब मानव भौतिक स्थितियां और जीवन सुविधाएं उपलब्ध होगी। भाई भावनात्मक समत्व कब आएगा? जब आएगा इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, जब समान भौतिक स्थितियां और जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसे समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। भाई जब सभी में समता का भाव, समानता का भाव होगा, तभी यह सब संभव हो सकता है। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। भाई जो मनुष्य की महानता है उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है। भाई उसके प्रयासों का मूल्यांकन अगर करना है तो उसकी महानताओं, उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। जब सभी को समान अवसर मिले, शहर में कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतेगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली है। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उनका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। भाई लेखक कहता है कि जैसे स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच अगर स्पर्धा की जाए तो कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी जीतेगा, क्योंकि उसे अधिक सुविधाएं मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। ऐसे ही जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को, चाहे वो कॉन्वेंट हो चाहे वो सरकारी हो, सबको समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उनका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे, बताइए। लेखक ने अपने आदर्श समाज में भ्रातृता के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। भाई भ्रातृता से अभिप्राय भाईचारे की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना है। भाई भाईचारे की भावना, जो भ्रातृत्व की भावना से अभिप्राय यह है कि भाईचारे की भावना विश्व बंधुत्व की भावना से है, जबकि यह भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की नहीं है। भाई किसी विशेष तरह के व्यक्ति में किसी या पुरुष या स्त्री विशेष उसमें नहीं है ही नहीं, बल्कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आखिर स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम भी तो बंधुत्व की भावना को ही प्रकट करता है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेखक कहता है कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह शब्द पूर्णतः द्योतक है। अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन ना होने की जो बात की है, उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनः विचार कीजिए। यह विद्यार्थी अपने पाठ को पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि शेखर जोशी की जो कहानी है गलता लोहा, उस पर विचार करेंगे तो अंबेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन ना होने की बात कही है, उससे पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्या आज भी यह स्थिति विद्यमान है? आंसर, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया है। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जो जाति प्रथा फैली हुई है उस पर सटीक, बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। भाई भारत में जाति प्रथा की जो जड़ें हैं बहुत गहरी है। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया, भले ही वह उसमें पारंगत हो, भाई उसमें निपुण हो या नहीं हो।
उसकी रुचि ना होने पर भी उसे वही कार्य करना पड़ता है। भाई उसके जन्म से ही उसके पेशे को निर्धारित कर देते हैं, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, भाई उसे वही कार्य करना पड़ता है। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया। भाई इस व्यवस्था को उन्होंने श्रम विभाजन का नाम दे दिया। आज यह स्थिति नहीं है। भाई आज के समय में भारत में यह स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास और सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया है। वही व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व खत्म हो गया है। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, उनका यह आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व का पर आधारित होगा। उस समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, परंतु व्यवहार में यह बेहद कठिन है। भाई इन विचारों को व्यवहार में लाना तो बहुत कठिन है और ये विचार जो है बहुत क्रांतिकारी है। व्यक्तिगत गुणों के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जा किए हुए हैं, भाई व्यक्तिगत गुणों के कारण, जाति प्रथा के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जा किए हुए हैं, वे अपने विशेषाधिकार को आसानी से नहीं छोड़ सकते। यह समाज कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है। भाई इस तरह तो यह समाज केवल कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है, बाद में उसका पतन ही होएगा। अगर हमें जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तो यह समाज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जाति और श्रम विभाजन के में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। जाति वाले व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। भाई जाति के जो नियामक विशिष्ट वर्ग हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक अपने हितों के अनुरूप जाति और उसका कार्य निर्धारित करते हैं। वे उस पेशे को विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं बदलने देते। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो अपने हितों के अनुरूप काम करते हैं और अपने पेशों के विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं बदलते, चाहे वो भूखे मर जाए। श्रम विभाजन में कोई व्यवसाय स्थापक नहीं होता। भाई श्रम विभाजन में तो कोई भी व्यवसाय स्थापक नहीं होता। यह वस्तु की मांग, तकनीकी विकास और सरकारी फैसलों पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है। भाई उसकी रुचि जिस पेशे में हो वो उसको कर सकता है। लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक कहता है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, यह मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का लाभ प्राप्त है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। भाई इस पद्धति में, लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी है कि हमारा अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उनका मानना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। भाई जैसे दूध पानी का मिश्रण होता है वैसे ही भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए, उसी को ही लोकतंत्र का नाम दिया गया है। इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया है? भाई लेखक बताता है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। शारीरिक वंश परंपरा पर, नंबर 2 सामाजिक उत्तराधिकारी पर, सामाजिक अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। नंबर 3 मनुष्य के अपने प्रियतन होने चाहिए। लेखक का मानना है कि असमान प्रियतन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम 2 बात पर असमानता को अनुचित मानते हैं। भाई जो लेखक है वो प्रथम 2 बातें जो हैं शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकारों को अनुचित नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, स्पष्ट करें। भाई लेखक कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषों से युक्त है। इस विषय में लेखक निम्नलिखित तर्क देता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। भाई मनुष्य की जो व्यक्तिगत भावना और रुचि होती है इसमें कोई स्थान नहीं होता उसका। जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने के वे कम काम करने की भावना उत्पन्न होती है। भाई जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा की भावना के कारण मनुष्य में इस तरह की दुर्भावना होने के कारण वो चालू काम करता है, कोई भाई कम काम करता है उसमें, क्योंकि जाति प्रथा की भावना उत्पन्न होती है। जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को भी हिंदू समाज घृणित और त्याज्य समझता है। भाई जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले, निम्न वर्ग के कार्य समझे जाने वाले लोग, भाई कार्य जो निम्न वर्ग के कार्य होते हैं उन्हें कार्य को करने वाले श्रमिक को भी हिंदू समाज, जो छोटे काम होते हैं, छोटे कामों को करने वाले श्रमिक होते हैं, भाई उनको करने वाले श्रमिकों को भी हिंदू समाज घृणित और त्याज्य समझता है। भाई उनकी दृष्टि में उच्च काम करने वाले लोग ही इज्जत और मान के हकदार है और छोटे कार्य करने वाले, निम्न कार्य करने वाले लोग घृणित और त्याज्य के हकदार है। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म सामाजिक स्तर प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। भाई जो जन्म सामाजिक स्तर प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है, पूर्व समता एक काल्पनिक स्थिति है। भाई यह सब एक काल्पनिक स्थिति है। इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। भाई अंबेडकर जी जो है वो सभी लोगों को विकसित होने के एक समान अवसर देना चाहते हैं। वे सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वे सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। क्या आज भी यह स्थिति विद्यमान है? डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की कई जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया। भाई यहाँ पर लोगों के पेशों को जन्म से ही निर्धारित कर दिया। वह अपने परंपरागत हो या नहीं हो, उसकी रुचि ना हो, भाई उसे वही कार्य करना पड़ेगा। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर
लागू किया गया था। आज यह स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास और सरकारी आदि कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया है। भाई आज के समय में व्यवसाय के लिए जाति का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में बताएं। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें निम्नलिखित है। नंबर 1, उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृता पर आधारित होगा। उस समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, परंतु व्यवहार में उनके वे बहुत कठिन है। व्यक्तिगत गुणों के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जा किए हुए हैं वे अपने विशेषाधिकार को आसानी से नहीं छोड़ सकते। यह समाज कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सका है और कुछ सीमा तक अभी भी जाति प्रथा का नियम लागू है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत से दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है। दासता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़कर रखना। भाई जो दासता होती है यानी दास बनकर रहना, दासता से अभिप्राय दास बनकर रहना, कानूनी पराधीनता नहीं है। भाई कानून के अंडर रहकर हमें दास बनकर रहना पड़ता है, उनके जो रूल होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। और दासता की व्यापक परिभाषा क्या है कि अपनी स्वतंत्रता से अपने व्यवसाय को चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़कर रखना होता है। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? भाई आंसर है शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। भाई लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी क्षमता का विकास कर सके। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकारी के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता को सिद्धांत की समता का प्रतिरूप है।
भाई समान जो व्यवहार होता है वो स्वतंत्रता के सिद्धांत की ही समता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान के लिए समता का होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों को पढ़ा और समझा। हमने अच्छे से इन प्रश्न उत्तरों को करा। हम एक एक प्रश्नों को करा। हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अब आगे हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यूज लेके आएंगे। तब तक आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से पढ़ें और समझें, जिससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आगे आपके लिए सभी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।